तो जैन जी के साथ में हुआ महाधोखा। कैसे हुआ अब बताता हूँ। देखिए, एक मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट ने एक दंगा भड़का दिया। दंगा इतना भड़का दिया कि अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के राष्ट्रपति को भागना पड़ा और मंत्रियों तक उनके साथ में हाथापाई हुई। वीडियो आई, सभी ने देखी। चलो, आपने दंगा कर दिया, आपने भीड़ बन के तोड़फोड़ कर दी। पहला सवाल, आपको क्या मिला? आपके साथ धोखा हुआ नहीं हुआ? आपको क्या मिला? आपने एक सरकार हटाई, दूसरी सरकार बैठ गई। आपने एक प्रेसिडेंट हटाया, दूसरा प्रेसिडेंट बैठ गया। आपने एक मंत्री को मारा, दूसरा मंत्री बन गया। यानी कि सत्ता परिवर्तन हुआ। आपको क्या फायदा हुआ? अब दूसरे पॉइंट पे, आपके साथ कैसे हुआ? आप तो एक बन के गए, आपने अपनी सरकारी संपत्ति को तोड़ा। संपत्ति किसकी है? सरकार की है। सरकार फिर उसे रिनोवेट करेगी, फिर से उसका पुनः निर्माण किया जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा? वो जो पैसा आएगा वो पैसा तो टैक्स के रूप में जाएगा, तो आप पे तो डबल बर्डन हो गया। इसको आपको क्या फायदा हुआ? आपके लिए तो ये भी मौका था कि हर पंचवर्षीय योजना इनकी एवरी 5 ईयर में एक इलेक्शन होते हैं, आप उसके माध्यम से भी चेंज कर सकते थे। सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही आपका उद्देश्य था। ये सोशल मीडिया जो बैन हुआ था, सिर्फ सोशल मीडिया को लिए बैन हटाने का उद्देश्य था। इतना दंगा करने के बाद में, विदेशों तक अपनी बेइज्जती कराने के बाद में, विदेशों तक अपने देश का अपमान कराने के बाद में मिला क्या? वैसे ये बताइए कि जैन जी ने खूब दम लगा लिया, दंगे कर लिए, जैन जी को क्या फायदा हुआ? मस्तिष्क में कई सवाल प्रश्न खड़े करते हैं। उसी में से एक प्रश्न आपकी तरफ से मेरे पास आया है कि जैन जी ने खूब दंगा किया, जैन जी ने खूब तख्ता पलट किया, खूब हिंसा करी, आखिरकार हासिल क्या हुआ जैन जी? इसमें इस पूरे प्रकरण को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें और इसकी बारीकियों को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि जैन जी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैन जी को आगे करके जो विदेशी ताकतें, जो विपक्ष था, जो सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, उन्होंने ही ये सब काम किया। जैन जी के साथ तो वही हुआ ना, महाधोखा। जैन जी को कुछ नहीं मिला, यानी कि उन्हें तो एक भड़का के और देश में दंगे करा के, क्योंकि जब जब दंगे होते हैं तो दंगे करने वाले को तो कभी नहीं मिलता। उसको मिलता है क्या? आपराधिक केस, क्रिमिनल केसेस, कितने लड़कों पे, कितने प्रोटेस्ट करने वालों पे केस रजिस्टर किए होंगे, कोई जेल में होगा, किसी के कोई पुलिस स्टेशन में होगा, कितनों केस फेस करेंगे। तो आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? में विचार बिल्कुल स्पष्ट और मत बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो जैन जी के माध्यम से जो विध्वंसात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस पूरे प्रकरण में हम ये देखते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति नेपाल राष्ट्र की बर्बाद हुई है, उस संपत्ति का अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भार है वो वहाँ की जनता के ऊपर ही आएगा, वहाँ की पब्लिक के ऊपर ही आएगा। जैन जी को आगे करके एक फेस बनाकर, जिससे ये दिखाया जाए कि विपक्ष का कोई रोल नहीं है, विदेश का कोई रोल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई रोल नहीं है। और देखो, ये तो यूथ की एक लड़ाई थी, असल में यूथ की नहीं थी, ये वहाँ की सरकार को चेंज करने का एक प्लान था, जो बहुत गहरी प्लानिंग थी। रीजन में कुछ देश चाहते हैं कि उनके इशारे पर नेपाल काम करे। नेपाल की जो बॉर्डर है वो कई देशों से मिलते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील आता है हमारे भारत के लिए। अगर नेपाल में कोई भी हिंसा होती है तो भारत पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत देश की बॉर्डर मिला हुआ है। भारत देश में मैं पूरे भारत देश के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी सतर्कता के चलते हुए भारत में वो हिंसा नहीं होने दी। हालांकि उसका कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, उसी से चल के आया था लद्दाख में, क्योंकि जब लद्दाख की हिंसा में ये कई जगह ये देखा कि कुछ उसमें नेपाली भी थे।